हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आपका जो भी भविष्य है वो आपके आज पर निर्भर करता है। आप आज जो भी प्रयास करेंगे वही आपके भविष्य निर्माण में कारगर साबित होंगे, काम आएंगे। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। India's Global Biofuels Alliance (GBA) is a historic step in promoting clean energy and may go a long way in making countries self-reliant in clean energy। बोल रहे हैं इंडिया ने जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाया है एक, ठीक है, केवल इंडिया नहीं है पर इंडिया का शायद आइडिया हो सकता है या इंडिया उसका अध्यक्ष हो सकता है। तो उसका ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है ये एक ऐतिहासिक स्टेप है। किस चीज में कि हम क्लीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन करें, उसके लिए ये एक ऐतिहासिक स्टेप है। और ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। किस चीज के लिए? इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लीन एनर्जी के मामले में। ठीक है, aimed at promoting the use of clean fuel, this global biofuel alliance built on ethanol has the potential to effectively address the issue of climate change। बोल रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है, किस उद्देश्य से बनाया गया है ये, कि हम क्लीन फ्यूल को प्रमोट करें, कि लोग क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें, उसका प्रमोशन करें, उसका प्रचार करें। जिसके लिए क्या है, ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाई गई है ये बेसिकली इथेनॉल जो है एक प्रोडक्ट, उसको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो इफेक्टिवली, कारगर तरीके से हमारे जो भी इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनको डील कर सकता है, टैकल कर सकता है। कैसे? शायद इससे कम पोल्यूशन होगा। तो कम पोल्यूशन होगा तो जब जो हम बात करते हैं कि भाई हम गाड़ियां तो छोड़ नहीं सकते, हमें फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, तो हो सकता है कि इसकी वजह से कार्बन कम एमिट होगा या फिर थोड़ा उतना खतरनाक वाला कार्बन मोनोऑक्साइड जो साथ में चलते हैं वो ना हो। तो जिस वजह से जो कार्बन कंटेंट है वो कम होगा और क्लाइमेट चेंज में भी प्रभाव पड़ेगा। एंड लिमिट इट्स डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स अक्रॉस ग्लोब, और जो इसके बड़े ही दुष्परिणाम, बड़े ही डिस्ट्रक्टिव, विनाशक जो परिणाम पूरी दुनिया भर में देखे जा रहे हैं उसको कम कर सकता है ये। This historic step in global energy sector also bodes well। bodes well एक idiom है जिसका मतलब होता है जो फ्यूचर में कोई ऐसी घटना जो फ्यूचर में जिसका लग रहा है हमें उम्मीद कि अच्छा है, दिख रहा है, फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है। तो बोल रहे ये जो ऐतिहासिक स्टेप है ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में, इसका ये संकेत देता है, अच्छा संकेत देता है किस चीज के? फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी ये अच्छा संकेत है। विच कुड ब्रिंग न्यू प्रॉस्पेरिटी टू मिलियंस ऑफ फार्मर्स, जिसके तहत करोड़ों, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो किसान हैं भाई, उनको और ज्यादा समृद्ध कर सकता है इन इंडिया एज वेल एज अदर एग्रीकल्चर इंटेंसिव कंट्रीज। और केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको भी, उनके किसानों को भी ये प्रॉस्पर कर सकता है, समृद्ध कर सकता है। Additionally, the United States and Brazil, along with India being its founding members, will help accelerate global efforts to bring the net zero emissions target by facilitating trade in biofuels। बोल रहे हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील along with India, जो कि क्या है, फाउंडिंग मेंबर है इस अलायंस का, विल हेल्प एक्सेलरेट, ये उसको तेज करने की कोशिश करेंगे। किस चीज को? दुनिया भर के जो प्रयास हैं जिसके तहत हम नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट जो है वो पहुंच सकें, उस तक पहुंच सकें बाय फैसिलिटेटिंग। कैसे? क्योंकि ये क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। फैसिलिटेटिंग ट्रेड मतलब सहयोग करना ट्रेड में, किसके ट्रेड में? बायोफ्यूल्स के ट्रेड में। डिप्राइव्ड फ्रॉम सोर्सेज इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो कि कहां से निकाला जाता है, कहां से उत्पन्न किया जाता है? उन सोर्सेस से, जैसे कि प्लांट्स हो गए या एनिमल वेस्ट हो गया, इनसे ये निकाला जाता है। दिस विल हेल्प, ये हमें काफी मदद करेगा। By announcing the Global Biofuels Alliance, India has made it clear that by developing a coalition of governments, बोल रहे हैं जब हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा करी तो साथ ही साथ हमने एक चीज स्पष्ट कर दी, क्या
कि जब हम कोएलिशन यानी कि गठबंधन बनाते हैं अलग अलग सरकारों का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, अगर हम ये कोएलिशन बनाते हैं सरकारों का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, इंडस्ट्रीज का, जिसके तहत बायोफ्यूल को अडॉप्ट किया जाए, इंडिया वॉन्ट्स टू इफेक्टिवली मिटिगेट कैटेस्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज टू बी एड्रेस। तो हम क्यों चाह रहे हैं कि ऐसा हो? क्योंकि हम साफ तौर पे स्पष्ट चाहते हैं कि ये जो बड़ा ही विनाशक, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब विनाशक क्लाइमेट चेंज है, इसके मसले को हम एड्रेस कर पाए। ठीक है, ये हमारा कम कर पाए, एड्रेस कर पाए, ये हमारा मकसद है। This new organization brings together the largest consumers and producers of biofuels to drive the development and deployment of biofuels। बोल रहे हैं कि ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो ये क्या कर रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं बायोफ्यूल्स के, उनको एक साथ लेकर आया है। फिर क्या करेगा? टू ड्राइव, जिसके तहत क्या किया जा सके? ड्राइव किया जा सके। ड्राइव करना मतलब किसी चीज को होने में मदद करना। क्या किया जा सके? किस चीज को मदद करना है? डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स की, बायोफ्यूल्स की और डेवलपमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज होगी, इंडस्ट्रीज होगी, वो इसका इस्तेमाल करें। An initiative that aims to position biofuels as key to the energy transition and contribute to jobs and economic growth have to give। बोल रहे हैं, और ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है। किस चीज का इनिशिएटिव है? जो कि जिसका की मुख्य उद्देश्य है कि वो बायोफ्यूल्स को इस तरीके से स्थापित करे एज की टू, कि वो हमारे जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है ना, कि अब हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर ट्रांसफर करना चाहिए, तभी जाके ग्लोबल वार्मिंग का जो एक मसला है वो थोड़ा सा टैकल हो पाएगा, उससे हम जूझ पाएंगे, निपट पाएंगे। तो वो एनर्जी ट्रांजिशन का एक मुख्य एक की है बायोफ्यूल्स एंड कंट्रीब्यूट, और इसमें जॉब्स भी जनरेट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये सब चीजें दी जा सकें। ठीक है, हो पाए। The India-led GBA also reflects the action-oriented nature of India's positive agenda as the G20 chair and representing the voice of global south। बोल रहे हैं कि अब GBA के अध्यक्ष भी कौन है, हेड कौन है? इंडिया। इंडिया द्वारा, इंडिया ने इसका वो दिया ना, स्लोगन दिया, इंडिया ने ये चीज ऑर्गेनाइज करी है। तो ये भी साबित करता है, ये भी दर्शाता है कि हम एक्शन ओरिएंटेड नेचर है। एक्शन ओरिएंटेड नेचर मतलब कि हम करने में विश्वास रखते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। ऑफ इंडियाज पॉजिटिव एजेंडा, जो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है उसका एक्शन ओरिएंटेड नेचर है, जैसे कि एज दी G20 चेयर एंड रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। क्योंकि हमें बोला, इस वक्त हम G20 के अध्यक्ष है, ठीक है, और उसके बाद में हमें ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पे भी ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है हम, ऐसे भी देखा जा रहा है। तो ये जो हमने GBA का गठन करा, इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि अगर हम G20 के चेयर हैं तो हम एक पॉजिटिव एजेंडा और एक्शन ओरिएंटेड नेचर के साथ में काम कर रहे हैं। केवल बड़ी बड़ी बातें या सिर्फ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके ही नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, The GBA will support the worldwide development and deployment of sustainable biofuels by promoting capacity building exercises across the value chain। बोल रहे हैं GBA क्या करेगा? वो सपोर्ट करेगा दुनिया भर में किस चीज को? डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। किस चीज का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट? सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स बाय प्रमोटिंग। कैसे? जब वो प्रमोट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वहां पे अपनी बिल्डिंग्स वगैरह वो सब डेवलपमेंट की जाए उस तरीके की, या फिर जो बायोफ्यूल्स है उसको, देखो जाहिर सी बात है कि सेम मशीन के अंदर डीजल और पेट्रोल नहीं चल सकता ना, डीजल कार अलग से आती है, पेट्रोल कार अलग से आती है। तो वैसे ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बायोफ्यूल्स का इक्विपमेंट या मैकेनिज्म कुछ अलग हो काम करने का, तो वैसी डेवलपमेंट की जाए। एक्सरसाइजेस अक्रॉस द वैल्यू चेन, टेक्निकल असिस्टेंस टू नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी लेसन शेयरिंग, ये सब चीजों में वो सहयोग करेगा कि भाई आपको हम टेक्निकल मदद करेंगे, हम किस चीज में, कोई भी नेशनल प्रोग्राम्स हो या फिर पॉलिसी लेसन की, हमने जो पॉलिसीज बनाई है कि अगर देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी देश ने सबसे पहली दफा अगर स्टीम इंजन चलाया था तो उनके पास में हादसे भी हो सकता है हो चुके हों, है ना। तो उनको पता होगा कि अगर हमने स्टीम इंजन
तरीके से चलाना है तो उसके साथ में हमें क्या प्रोज एंड कॉन्स, क्या प्रिकॉशंस, क्या चीजें ध्यान में रखनी है ना, पॉलिसीज किस तरीके से बनानी है, तो वो चीज भी ये लोग शेयर करेंगे कि अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है वो सक्सेसफुल रही है इस बायोफ्यूल के कंटेक्स्ट में, तो आप भी ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, राइट। It will also facilitate mobilizing a virtual marketplace to connect industries, countries, ecosystem players and key stakeholders to assist in mapping demand and supply. तो बोल रहे हैं ये क्या करेगा, ये एक और सुविधा देगा, क्या चीज की, मोबिलाइज करना यानी कि जुटाना, एकत्रित करना, किस चीज को, वर्चुअल मार्केट प्लेस यानी कि डिजिटल मार्केट प्लेस को, जिसमें कि इंडस्ट्रीज को, कंट्रीज को, इकोसिस्टम प्लेयर्स को, इन सब लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। टू असिस्ट किस चीज में, ताकि हम इनको सहायता दे सके, मैपिंग द डिमांड एंड सप्लाई की कितनी जरूरत है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई चाहिए, इस सब चीजों को जानने में, एज वेल एज कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स टू एंड यूजर्स, और जो टेक्नोलॉजी देने वाले लोग हैं यानी कि जो बायोफ्यूल प्रोवाइड करने वाले लोग हैं या फिर जो उस तरीके की मशीनरी वहां पे लगाने वाले लोग हैं, उनको यूजर से कनेक्ट भी किया जाएगा। द GBA विल ऑल्सो फैसिलिटेट द डेवलपमेंट and adoption and implementation of internationally recognized standards, codes, sustainability principles and regulations to encourage biofuels adoption and trade। बोल रहे हैं GDA जो है, GBA जो है वो और किस चीज में सुविधा देगा, डेवलपमेंट में, अडॉप्शन में और इम्प्लीमेंटेशन में, किस चीज के, जो इंटरनेशनल स्तर पे माने जाने वाले स्टैंडर्ड्स हैं, कोड्स हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन सबको किसी भी देश में अडॉप्ट करने में, वहां पे उसको लागू करने में मदद करेगा, ठीक है। टू एनकरेज, जिसके तहत क्या किया जा सके, बायोफ्यूल्स का अडॉप्शन और ट्रेड जो है वो एनकरेज किया जा सके। दिस इनिशिएटिव विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया ऑन मैनी फ्रंट्स। ये जो एक प्रावधान रहेगा, ये जो इनिशिएटिव है, ये हिंदुस्तान को बहुत सारे तरीके से मदद करेगा। कैसे करेगा मदद? द GBA एज अ कॉन्क्रीट आउटकम ऑफ G20 चेयरमैनशिप विल हेल्प स्ट्रेंथन इंडियाज पोजिशन ग्लोबली। बोल रहे हैं GBA, और कैसे, क्योंकि ये G20 की अध्यक्षता का एक मुख्य, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामने आया है, चीज बनकर सामने आई है कि बहुत सारे देशों ने G20 की चेयरमैनशिप करी है, कुछ ना कुछ अच्छा हर देश ने किया होगा। ये हिंदुस्तान की तरफ से दुनिया को एक तोहफा कह लीजिए, एक गिफ्ट कह लीजिए है, जो कि मजबूत करेगा इंडिया का ग्लोबल स्तर पे, जो हमारे पोजीशन है, जो स्टैंड है, उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। Furthermore, the alliance will focus on cooperation and provide additional opportunities to Indian industries in the form of technology exports and equipment exports। बोल रहे हैं इसके अलावा ये जो अलायंस है यानी कि गठबंधन है, ये किसके ऊपर फोकस करेगा, कोऑपरेशन यानी कि मदद करने पे, एंड प्रोवाइड एडिशनल अपॉर्चुनिटीज, किसको एडिशनल अपॉर्चुनिटीज किसको देंगे, इंडियन इंडस्ट्रीज को, इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट। क्योंकि अब इंडियन इंडस्ट्रीज के पास में ये, अभी तक क्या होता था कि हम किसी भी दूसरे देश के साथ में डील करते थे, जैसे रशिया, USA वगैरह के साथ, तो हम लोग उनके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट साइन करते थे। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे। This initiative will also help in accelerating the country's existing biofuel programs such as PM जीवन योजना। बोल रहे हैं, और ये जो इनिशिएटिव है, ये देश में ऑलरेडी जो चल रहे बायोफ्यूल प्रोग्राम्स हैं उनको भी तेजी प्रदान करेगा। और कौन कौन से बायोफ्यूल प्रोग्राम्स हैं? एज PM जीवन योजना, ये एक प्रोग्राम है। सातंद एंड गोवर्धन योजना, ये एक प्रोग्राम है। thereby contributing to increased farmers income, जिसके तहत किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। द ग्लोबल इथेनॉल मार्केट इज ग्रोइंग एट अ गुड रेट। दुनिया भर में जो इथेनॉल की मार्केट है वो तेजी से बढ़ रही है। इट वॉज वैल्यूड एट $99.06 billion in 2022 and is projected to grow at CAGR। CAGR क्या है? CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये उनका मेजर करने का तरीका है, ठीक है। तो ऑफ 5.1% बोल रहे हैं कि पहले 2022 में इसकी कीमत कितनी लगाई गई थी, इसकी वैल्यू कितनी थी? $99.06 billion, ठीक है। अब और ये इसकी आगे फर्दर ग्रोथ क्या होने वाली है? 5.1% एंड क्रॉस
162.12 बिलियन बाय 2032 तक ये 162.12 बिलियन यूएस डॉलर की आंकड़ा पार कर जाएगी. अकॉर्डिंग टू IEA, द नेट जीरो टारगेट विल लीड टू 3.5 to 5 times बायोफ्यूल ग्रोथ पोटेंशियल बाय 2050. बोल रहे हैं कि IEA की अगर माने तो जो नेट जीरो टारगेट है वो क्या करेगा, वो हमें प्रेरित करेगा कि हम 3.5 से लेके 5% तक 5 गुना बायोफ्यूल ग्रोथ पोटेंशियल देखें. कब तक? 2050 तक. क्रिएटिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. 19 कंट्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा. 19 countries and 12 international organizations have already agreed to join the group. 19 देश और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, करेंगे. Additionally, 7 G20 countries are supporting the GBA. इसके अलावा G20 में से 7 देश इसका सहयोग कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं. The countries as well as the World Bank, Asian Development Bank and many others have already joined this group. और ये जो देश हैं, these countries यानी कि जो G20 में से 7 कंट्रीज इसका सपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और कुछ और हैं, इन्होंने ऑलरेडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है. GBA मेंबर्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ बायोफ्यूल. तो GBA के जो सदस्य देश हैं वो या तो मुख्य तौर पर बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं. For example, the United States with 52%, Brazil with 30% and India with 3%. With India 3% account for about 85% share and about 81% ethanol production. तो इसके तहत क्या हो गया, ये 85% शेयर बनाते हैं प्रोडक्शन का और उसके बाद में 81% इथेनॉल प्रोड्यूस की जाती है इन 3 देशों द्वारा. Undoubtedly, biofuels have a huge role to play in a clean, green and prosperous tomorrow. बोल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि बायोफ्यूल्स जो हैं वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेंगे, बहुत बड़ा सहयोग देंगे अगर हमें अपना क्लीन, साफ सुथरा, हरा भरा और आगे बढ़ता हुआ समृद्ध भविष्य देखना है. तो इट प्रमोट्स, बोल रहे ना, तुम अभी हमने आज का पैसेज में मतलब थॉट ऑफ द डे भी पढ़ा कि टुमारो के ऊपर नहीं निर्भर करता, वो आज ही करना पड़ेगा. तो आज ही हम अगर बायोफ्यूल्स के ऊपर स्विच करेंगे तभी जाके हमारा कल भविष्य जो है अच्छा होगा. ठीक है. इट प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी व्हाइल बीइंग सस्टेनेबल. बोल रहे हैं इससे क्या क्या मिलेगा, ये प्रमोट करेगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, समृद्धि को प्रमोट करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा, व्हाइल बीइंग सस्टेनेबल, और क्या ये सब चीजें बढ़ेंगी और सस्टेनेबल होंगी, एंड सपोर्टिंग डीकार्बनाइजेशन, और डीकार्बनाइजेशन को भी इसमें सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी. यानी कि डीकार्बनाइजेशन मतलब एनवायरमेंट में से कार्बन जो एमिशन किया जा रहा है उसको कम करना. Furthermore, technological advancements provide many biofuel feedstock options such as sugarcane, maize, agricultural waste, bamboo, etc. And further collaboration among G20 countries could help further the development of global biofuels market. बोल रहे हैं और आगे अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं तो क्या होगा कि बायोफ्यूल को हम फीड स्टॉक भी कर सकेंगे, उसके ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद रहेंगे, जैसे कि शुगर केन हो गया, मेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, बैम्बू एक्सेट्रा. और आगे क्या कर सकते हैं हम, कोलैबोरेशन अगर G20 कंट्रीज में सही से हो पाता है तो क्या करेंगे, कुड हेल्प फर्दर, ये और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए मदद करेगा, किस चीज की, ग्लोबल बायोफ्यूल मार्केट को डेवलप करने के लिए. एंड बायोफ्यूल्स इन द फ्यूचर कैन रियलाइज इट्स फ्यूल पोटेंशियल, और बायोफ्यूल्स भविष्य में हम अपना फ्यूल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल तक वो काम कर पाएंगे. ठीक है. तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA, यानी कि GBA के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. द GBA इज सोलली फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विदाउट कंसिडरिंग अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर. ऐसा नहीं है. GBA का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई बायोफ्यूल जो है उनको प्रचारित किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, जिसके जरिए क्लाइमेट चेंज की समस्या से भी हम डील कर सकते हैं और एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा. ठीक है. तो वो एक तीर है जिससे ये 2 टारगेट्स जो हैं वो टैकल हो पाएंगे. द ओनली इंडिया एंड ब्राजील आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ GBA. ये भी
इनकरेक्ट है, इंडिया और ब्राजील थोड़ी है खाली। द GBA एम्स टू पोजिशन बायोफ्यूल्स एज पिविटल इन द एनर्जी ट्रांजिशन एंड कंट्रीब्यूट टू जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बोल रहे हैं GBA का उद्देश्य ये है कि वो बायोफ्यूल्स को एनर्जी ट्रांजिशन का एक मुख्य की बना पाए, की पॉइंट बना पाए, की फीचर बना पाए और इसके जरिए जॉब जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिले। ऑप्शन 3 करेक्ट है ना। GBA is not concerned with connecting technology providers to end users. तो this is not true. GBA concerned है, वो connect करना चाहता है technology providers को end users के साथ में। तो this is incorrect. That means only 3 is correct. Only 3 आ रहा है option B में। Option B only 3 is correct. Which of the following accurately reflects the intentions and impact of India's Global Biofuels Alliance? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी बात है जो इंडिया का जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसका इम्पैक्ट और इंटेंशन, उसका मतलब कितना प्रभाव रहेगा और क्या मंशा रहेगी, इसको एक्यूरेटली बताता है। It is a historic step that might make India self-reliant in clean energy. करेक्ट है, ये वो बना सकता है क्लीन एनर्जी में रिलायंट। द अलायंस एम्स टू एक्सेलरेट ग्लोबल एफर्ट्स टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय प्रमोटिंग ट्रेड इन बायोफ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये भी करेक्ट है, उसका उद्देश्य यही है कि भाई ग्लोबल दुनिया भर के जो प्रयास हैं किस चीज के, नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के, उनको और ज्यादा तेजी मिले। सो ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। GBA's creation showcases India's action-oriented approach as the G20 chair, ये भी करेक्ट है। GBA does not seek to facilitate the adoption of biofuels to address climate change, बिल्कुल इनकरेक्ट। उसका ये भी एक मुख्य उद्देश्य है कि वो क्लाइमेट चेंज के मसले को एड्रेस कर पाए। ठीक है, तो 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2, 3 ऑप्शन A इज करेक्ट। Which of the following ways describe the tone of the passage? अब पैसेज की टोन कैसी है? हमने सारा का सारा दारोमदार बायोफ्यूल के ऊपर दे दिया। GBA का जो गठन हुआ वो हमने बताया कि हमारी लगभग सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। हमने कहा कि ये हिस्टोरिक स्टेप है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी का जो हमारा उद्देश्य है उसको भी एक नई दिशा दे सकता है, एक नया उसके लिए रोल प्ले कर सकता है, रोल मॉडल बन सकता है। तो सारी चीजें दर्शाती हैं कि हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं इस GBA के जरिए में और बायोफ्यूल्स के जरिए में। सो ऑप्शन डी ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पूरे पैसेज की मेन थीम देखो, पूरा का पूरा जो पैसेज है वो GBA जो हमने ऑर्गेनाइज करा उसके ऊपर है, उसके क्या क्या ग्रोथ के पैरामीटर्स रहेंगे, क्या क्या उसका आगे पोटेंशियल है, इसके ऊपर है। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया, हमने इंडिया की इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बात करी है क्या? नहीं ना। द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स, हमने अभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात नहीं करी है बायोफ्यूल्स के। सो ऑप्शन ये बी कर इनकरेक्ट हो जाता है। द ग्रोथ एंड पोटेंशियल ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया, तो हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर चर्चा नहीं करी है, बट हाँ GBA के गठन के जरिए और बायोफ्यूल के प्रमोशन के जरिए एग्रीकल्चर में सहायता मिल सकती है। एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिकली वो हो सकता है, तो वो हमने जरूर डिस्कस करा है, बट पूरा का पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the last paragraph, which of the following is not a benefit or characteristic associated with biofuels? Last paragraph में हमने जो biofuels के बारे में चर्चा करी है, तो वो इनमें से कौन सी जो नीचे दी गई चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, उनमें से कौन सी बात है वो करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू है, नॉट अ बेनिफिट है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो वो तो हमें मिलेगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो GBA का एस्पेक्ट है ना, कि उससे हमने अनुमान लगा रखा है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एनर्जी सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये भी मिलेगी, ये तो मिलेंगे दोनों चीजें। प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं प्रोड्यूस होंगी इससे, ठीक है, वो कम होंगी। GBA के गठन से, बायोफ्यूल के प्रमोशन से, इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, तभी बायोफ्यूल का प्रचार किया जा रहा है ना। अगर बायोफ्यूल से भी ग्रीन हाउस गैसेस ही प्रोड्यूस होनी है तो फ्यूल, हम बाकी फ्यूल्स भी तो यूज कर रहे हैं, तो बायोफ्यूल के ऊपर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, जबकि हमारा तो टारगेट है नेट जीरो एमिशन लेकर आना। सो ऑप्शन सी, ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। All substances occur in atomic form, each atom being eternal and indestructible. बोल रहे हैं जितनी भी
दुनिया भर में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो एटॉमिक फॉर्म में है, एटम से मिलके बनी है, और जो हर एक एटम है वो इटर्नल होता है, ठीक है, और इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, यानी कि अनंत होता है, एवरलास्टिंग, अंत काल तक चलने वाला, और इनडिस्ट्रक्टेबल यानी कि उसको आप तबाह नहीं कर सकते, उसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एटम से आगे कोई भी आगे तोड़ नहीं सकते, मॉलिक्यूल से एटम, एटम का आगे, एटम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं, बट उसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। तो हमें इटर्नल का एंटोनिम बताना है। इटर्नल मतलब जो अनंत काल तक रहने वाला है, ठीक है, स्थिर रहने वाला है, स्थायी रहने वाला है, ठीक है। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब इको फ्रेंडली। असर्टिव, असर्टिव मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब अस्थाई। तो देखो इटर्नल का मतलब स्थाई भी होता है, राइट। ट्रांजिएंट अगर अस्थाई बोल रहा है तो वो इसका एंटोनिम हो गया ना, सो ऑप्शन सी ट्रांजिएंट इज करेक्ट। क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण। The Modi years have seen the emergence of United States as the most important and comprehensive strategic partner of India। बोल रहे हैं जिन जिन सालों में मोदी सरकार रही है अभी तक, तो इन सभी सालों में हमने ये क्या देखा है, हमने ये पाया है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा व्यापक हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनकर सामने आया है, ठीक है, बना है। और Prime Minister Narendra Modi's state visit to Washington next month is about celebrating the transformation of bilateral relations under the NDA government as well as setting a more ambitious agenda for future। बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की जो स्टेट विजिट है वॉशिंगटन यानी कि यूएसए के लिए अगले महीने होने वाली, वो ये बताती है, क्या बताती है, सेलिब्रेटिंग, वो एक सेलिब्रेशन है किस चीज का, जो हिंदुस्तान के और वॉशिंगटन यानी कि यूएसए के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार एनडीए की सरकार के दौरान में जो उनके अंदर सुधार आया है या फर्दर डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में, एज वेल एज, और साथ ही साथ और ज्यादा एम्बिशियस एजेंडा आगे हमारे भविष्य के लिए सेट करेंगे वहां पे जाके मोदी जी, ठीक है। The US is India's largest trading partner with commerce worth $190 billion flowing between the two nations। बोल रहे हैं यूएस जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, और इन दोनों देशों के बीच में $190 बिलियन का ट्रेड होता है, चाहे वो हिंदुस्तान से उस तरफ हो चाहे उधर से इस तरफ हो, लेकिन टोटल जो ट्रेड है वो इतना होता है। While trade with China is significant, Delhi's deficit with Beijing has crossed 100 billion। बोल रहे हैं कि हालांकि चाइना के साथ भी ट्रेड बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का चाइना के साथ में जो डेफिसिट है, कमी आई है ट्रेड में, वो 100 बिलियन से पार हो चुकी है। वाइल इंडिया कंटिन्यूज टू एंजॉय अ सरप्लस विद द यूएस, और साथ ही साथ उनके साथ तो कमी आ चुकी है, 100 बिलियन से ज्यादा की कमी आ रही है, पर हमारे पास इस वक्त ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम यूएस के साथ में ट्रेड ज्यादा कर पा रहे हैं। यूएस के साथ में हमारा ट्रेड काफी हद तक बढ़ा है। And unlike Beijing, Washington is on India's side when it comes to territorial integrity and terrorism। और बोल रहे हैं कि जैसा कि बीजिंग करता है उससे विपरीत वॉशिंगटन जो है वो इंडिया के साथ खड़ा है जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और टेररिज्म की। तो बीजिंग आपको पता है पाकिस्तान का साथ देता है, वो चाइना जो है चाहे छुपे तौर पे चाहे हिडन फॉर्म में या फिर ओपनली वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन वॉशिंगटन इंडिया को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि भाई हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उनका हम दूसरों को भी सम्मान करना चाहिए और टेररिज्म खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से सबसे पहले द मोदी ईयर्स बोला गया। द मोदी ईयर्स, कौन मोदी ईयर्स? अभी तो हम जानते हैं, अगर हम हिंदुस्तानियों की बात करें तो हमें पता है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हीं के शासनकाल की बात चल रही होगी। बट आप एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से, किसी दूसरे देश के किसी व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखिए जो नहीं जानता मोदी जी को, शायद तो मोदी कौन उनको नहीं पता, ठीक है। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता इस जरिए, क्योंकि पहले पूरा बताओ ना कि कौन मोदी। हम नीरव मोदी की बात तो नहीं कर रहे कहीं, ठीक है। कौन मोदी, तो वो पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, जो क्लैरिटी हमें मिलती है बी पॉइंट में, जो कि हमारा होगा फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भूमिका बताई गई कि नरेंद्र मोदी जी अगले महीने वॉशिंगटन में जाने वाले हैं, उनकी स्टेट विजिट है, और वो क्यों जाने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है वो बताया गया, ठीक है।
किसके साथ में, वॉशिंगटन ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। ठीक है, ये हो गया बी हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर इसके बाद में आगे बताया है कि भाई मोदी जी के शासनकाल के दौरान में यूएस के साथ में जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हुए हैं और ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया सी पॉइंट। सी क्यों आएगा थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे देखो डी पॉइंट में बोला गया अनलाइक बीजिंग, तो अनलाइक बीजिंग की यानी कि ये दो पॉइंट्स कुछ बताए गए, जिसमें दूसरा पॉइंट बताया गया कि उनके विपरीत, बीजिंग के विपरीत वॉशिंगटन जो है इंडिया के साइड में है, जबकि पहले यहाँ पे ट्रेड विद चाइना का जिक्र किया गया, तो ऑप्शन सी पहले आएगा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हमारा डी पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी ए सी डी, बी ए सी डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। अब यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल अगर एरर है तो वो फाइंड आउट करनी है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर। क्वाइट और टू दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर। टू आंसर इज क्वाइट टू नहीं आएगा, ऑप्शन बी में एरर है। द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर डैश मनी। बोल रहे हैं जो बूढ़ी औरत थी, कोई महिला के बारे में बात कर रहे हैं, उसको प्यार और केयर की भी जरूरत थी, और पैसा, शायद पैसे के साथ साथ चाहिए होगा। देखिए बिसाइड मतलब प्यार और केयर की जरूरत थी, पैसे के साथ साथ उसको प्यार और केयर की भी जरूरत थी, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बियॉन्ड मतलब उससे ऊपर, बिसाइड मतलब उसके बगल में, बीनीथ मतलब उससे नीचे, तो पैसे से नीचे प्यार और केयर की जरूरत थी, पैसे के बगल में प्यार और केयर की जरूरत थी, पैसे से ऊपर प्यार और केयर की जरूरत थी, तो पैसे के साथ साथ प्यार और केयर की भी जरूरत थी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। She said to me, have you ever flown a kite? उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है, तो क्वेश्चन है ना, तो क्या किया होगा, कहा तो क्या होगा, she asked me, तो शी आस्क्ड मी, सेड का क्या आ जाएगा, सेड टू का क्या आ जाएगा, आस्क्ड मी, ओके, शी आस्क्ड मी। फिर क्वेश्चन है हैव यू एवर फ्लोन अ काइट, तो क्या हो जाएगा, इफ यू का क्या आ जाएगा, आई, इफ आई हैड एवर फ्लोन अ काइट, ठीक है, इफ आई हैड एवर फ्लोन अ काइट। शी आस्क्ड मी इफ आई एवर फ्लू अ काइट, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर फ्लोन अ काइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The tailor said to me, your shirt will be ready by tomorrow. टेलर ने उससे कहा कि भाई तुम्हारी शर्ट कल तक तैयार हो जाएगी, तो क्या फॉर्म चेंज होएगा, द टेलर टोल्ड मी, सेड टू मी का क्या हो जाएगा, टोल्ड हिम का क्या हो जाएगा, द टेलर टोल्ड हिम, और क्या कहा, दैट योर का क्या हो जाएगा, हिज शर्ट विल का क्या हो जाएगा, वुड बी रेडी बाय टुमारो का क्या हो जाएगा, बाय द नेक्स्ट डे, ठीक है। द टेलर टोल्ड हिम दैट योर शर्ट नहीं आएगा, द टेलर टोल्ड हिम दैट हिज शर्ट वुड बी रेडी बाय द नेक्स्ट डे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Bringing together a group of superheroes or putting together the scattered parts of a destroyed whole to create something unprecedented and unimaginably powerful. बोल रहे हैं कि एक सुपर हीरोज के ग्रुप को एक साथ लेकर आना, ठीक है, कुछ सुपर हीरोज को इकट्ठा करना, या फिर कहें कि किसी भी डिस्ट्रॉयड, पूरा एक कोई चीज थी उसके डिस्ट्रॉयड टुकड़ों को इकट्ठा करना, ताकि कुछ ऐसी चीज बनाई जा सके जो कि पहले कभी नहीं बनाई गई और ना कभी किसी ने सोची हो, इतनी पावरफुल हो, ऐसी चीज बनाई जाए। दिस इज अ ट्रोप फाउंड इन मेनी फैंटेसी मूवीज। ये कहानी ज्यादातर फैंटेसी मूवीज की होती है। द आंसर दैट कम्स फ्रॉम डीप विद इन सेज नॉट मोर देन 2 decades। बोल रहे हैं जो बहुत अंदर गहराई से जो आंसर जवाब आता है वो कहता है कि 2 दशक से ज्यादा नहीं। अब S1 और S6 दिया हुआ है, इस बीच में S2, 3, 4, 5 हमें अरेंज करना है ABCD के फॉर्म में। Except that in my story the superheroes are ordinary people with knowledge that they are keen on sharing and the something that they want to make unimaginably powerful is our country India। बोल रहे हैं कि इस बस केवल एक चीज को छोड़ के कि मेरी कहानी में जो सुपर हीरोज हैं वो आम इंसान हैं, आम लोग हैं, जिनके पास में नॉलेज है, ज्ञान है कि वो दैट दे आर कीन, और साथ ही साथ वो जिज्ञासु हैं किस चीज के, कि वो शेयर कर सकें, क्या शेयर कर सकें, एंड और क्या चीज साथ में वो बांटने में, शेयरिंग करने में जिज्ञासु हैं, उत्सुक।
शेयर करने के उत्सुक हैं, ठीक है, और उनके पास में एक ऐसी चीज है दैट दे वांट, जिसको वो बहुत ही सोच ना सकने वाले तरीके से पावरफुल बनाना चाहते हैं। वो क्या है? इंडिया, ठीक है, अपने देश को वो पावरफुल बनाना चाहते हैं। व्हाट कम्स टू द माइंड ऑफ दैट लिटिल मेंस्ट्रेटर ऑन फर्स्ट एक्सपीरियंसिंग पीरियड्स। बोल रहे हैं उस छोटे से बच्चा, लड़की, महिला जो पहली दफा पीरियड्स का एक्सपीरियंस करती है, उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही होंगी, क्या बातें चल रही होंगी। आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। मैं अक्सर अपने आप को इन सब बातों के बारे में सोचता हुआ पाता हूँ, मैं अक्सर इन सब बातों के बारे में विचार करता हूँ। अबाउट हाउ फार वी हैव कम एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो अंटिल वी रीच दैट विलेज। कि हम कितना आगे आ चुके हैं और कितना आगे अभी हमें और जाना है जब तक हम उस गांव तक पहुंच पाए। माई इंडिया एट 100 इज अ ड्रीम इन प्रोग्रेस। मेरा हिंदुस्तान, माई इंडिया एट 100 एक कोई प्रोजेक्ट होगा, ये मेरा ड्रीम इन प्रोग्रेस है, मतलब एक ऐसा सपना है जो भी तरक्की के रास्ते पर है, जो प्रोग्रेस कर रहा है। इट्स टेकिंग शेप इन मिलियंस ऑफ हार्ट्स इंक्लूडिंग द वन बीटिंग इन द रिमोटेस्ट ऑफ द विलेजेस इन द कंट्री। बोल रहे हैं जो कि साकार हो रहा है उन लाखों करोड़ों दिलों में, और उन दिलों में भी जो कि देश के सबसे पिछड़े विहान में बसे हुए गांव हैं, वहां तक भी। आई इमेजिन दैट हार्ड टू बी यंग एंड नाइव but nonetheless eager to learn about the changes that take place in our bodies। बोल रहे हैं मैं इमेजिन करता हूं कि कोई युवा, नाइव, मतलब बेपरवाह सा किसी का दिल है जो कि अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को, हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस को समझने के लिए बड़ा जिज्ञासु है, ठीक है, खास तौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए। आई हैव सीन सिमिलर थिंग्स इन माई लाइफ एज अ मेंस्ट्रुअल एजुकेटर टू। अब ये जो भी राइटर हैं जिन्होंने कहानी लिखी है, जो भी ये बातें लिखी हैं, ये एक मेंस्ट्रुअल एजुकेटर हैं, यानी कि लोगों को पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जाके एडुकेट करते हैं, उनको बताते हैं। लड़कियों को, यंग लड़कियां हैं, उनको बताते हैं हाइजीन के बारे में, शायद कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताते होंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसी ही चीजें अपने जीवन काल में देखी हैं, क्योंकि मैं एक मेंस्ट्रुअल एजुकेटर हूं, तो उस रूप से मैंने ये चीजें देखी हैं। कौन सी चीजें देखी हैं? जो उन्होंने कहानियों की बात करी ना स्टार्टिंग में, कि सुपर हीरोज एक साथ आते हैं, अलग अलग क्लास से, अलग अलग जगह से, अलग अलग सुपर पावर्स के साथ में, और कुछ बड़ा और अनइमेजिनेबल चेंज कर जाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने कहाँ देखा है? अपने जीवन काल में। तो डी हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। कहाँ पर आ रहा है डी फर्स्ट स्टेटमेंट? बी में और सी में। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हटा दो। फिर इसके बाद में आएगा कि केवल एक चीज अलग है कि मेरी कहानी में ये जो सुपर हीरोज हैं आम इंसान है, ठीक है। तो डी के बाद में आएगा स्टेटमेंट ए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। फिर इसके बाद में आता है पॉइंट सी, जहां पे बात की जाती है कि मेरा सपना है 100, माई इंडिया एट 100 इज अ ड्रीम इन प्रोग्रेस, इट्स टेकिंग शेप। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर उसके बारे में बोलते हैं कि मैं उस छोटे से बच्चे के दिल के बारे में समझता हूँ, जो कि एक तो बड़ा यंग है, फिर ऊपर से नाइव है, पर फिर भी वो अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, खास तौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और मैं अक्सर ये चीज सोचता हूँ कि उस छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या क्या सवाल चलते होंगे जो पहली बार अपने पीरियड्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल पॉइंट। सो अरेंजमेंट बन रहा है डी ए सी बी, डी ए बी सी, डी ए सी बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The latest trade figures have dealt a severe blow to hopes of an early economic recovery। अब dealt a severe blow का मतलब क्या होता है कि बड़ा ही नुकसान पहुंचाना, किसी चीज को बड़ा ही घातक नुकसान पहुंचाना। तो बोल रहे हैं जो लेटेस्ट ट्रेड फिगर्स यानी कि ट्रेड के आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है किसको? उन उम्मीदों को जो कि हम रख रहे थे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो जल्दी रिकवर कर पाएगी। इन्फ्लिक्ट डैमेज, घातक नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट द शॉप्स बी ओपन्ड, तो क्या बोला जाएगा लेट द शॉप्स बी ओपन्ड का? ओपन द शॉप्स, सिंपल सी बात। सो हैव द शॉप्स ओपन, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ओपन द शॉप्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। येट मेजोरिटी, येट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑप्शन ए है कहीं पे फर्स्ट स्टेटमेंट, गिवन भी नहीं है।
A majority of these cases unmistakably point towards the enfeeblement of our traditional family system. बोल रहे हैं फिर भी ये जो ज्यादातर केसेस हैं ये बिना किसी डाउट के, बिना किसी मिस्टेक के इस तरह इशारा करते हैं किस तरफ, हमारे जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम है उसका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है या फिर उसका जो वीक पॉइंट है उसकी तरफ. एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर. और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमने इसको इग्नोर करा तो हमें नुकसान ज्यादा होगा. अब देखो ऑप्शन से हमें समझ में आ रहा है तो डी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा या सी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. ठीक है, तो मोर ओवर से पता चल गया कि बी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. स्टडीज कंडक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉइंट टू द प्राइमेसी ऑफ फैमिलीज. बोल रहे हैं और जो दुनिया भर में स्टडीज कंडक्ट करी गई वो किस तरफ इशारा करती हैं, प्राइमेसी मतलब कि परिवार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमेसी मतलब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फैमिलीज. An increasing number of children taking to crime also mirrors the disruptions in the age-old family system in India and elsewhere. बोल रहे हैं जो बच्चे जिनका नंबर बढ़ रहा है, जो क्राइम कर रहे हैं, उन बच्चों का जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो ये भी दर्शाता है कि हमारा जो सदियों पुराना फैमिली सिस्टम का जो इतिहास है हिंदुस्तान में और दुनिया भर में वो प्रदूषित हो चुका है, खराब हो चुका है. ठीक है, We celebrated the International Day of Families on May 15. अब ये देखो ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज के बारे में चर्चा की जा रही. क्यों की जा रही है फैमिलीज के बारे में चर्चा? क्योंकि 15 मई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज बनाया था, उसी वजह से हम ये इस बारे में चर्चा कर रहे हैं. The increasing cases of murders of live-in partners, news items about family feuds leading to violent attacks on spouses or other family members. बोल रहे हैं जो नंबर बढ़ रहा है किस चीज का, कि मर्डर केसेस आ रहे हैं सामने, लिव इन पार्टनर्स को मार दिया, उनके साथ में रहते थे बड़े सालों से और फिर शादी के नाम पे मार दिया. ठीक है, इस तरीके के केसेस. फिर न्यूज जो दिखाई जा रही है कि घर के दो सदस्यों में या फिर आपसी मतभेद के चलते वायलेंट अटैक हो गया, या फिर एक पति या पत्नी ने दूसरे पति या पत्नी को मार दिया, या फिर किसी दूसरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक कर दिए गए, इस तरीके की खबरें. सुसाइड अमंग एस्पायरिंग यूथ्स बेयरली इन देयर टीन्स प्रेजेंट अ स्कैरी सिनेरियो. और जो टीनेजर्स, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके अंदर जो सुसाइड्स की संख्या बढ़ रही है, ये सब चीजें एक बड़ा ही स्कैरी, डराने वाला सिनेरियो दिखाते हैं. In a way, these are symptoms of societal. अब देखो सी फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बी सी डी तीनों में सी फर्स्ट स्टेटमेंट है. इन अ वे दीज आर सिम्टम्स ऑफ सोसाइटल इल हेल्थ. बोल रहे हैं एक तरीके से ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हमारे सामाजिक इल हेल्थ, यानी कि हमारा समाज जो है उसकी जो रीढ़ है उसके अंदर कुछ बीमारी पनप रही है, वो खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, इसकी तरफ इशारा करते हैं. Every case merits independent analysis and hence generalization may not be advisable. बोल रहे हैं हर केस जो है उसका एनालिसिस इंडिपेंडेंट है, अलग है, हर केस अलग है, हर केस का एनालिसिस अलग है, क्योंकि व्यक्ति अलग है. ठीक है, व्यक्ति का चरित्र अलग है तो फिर एनालिसिस भी अलग है. तो बोल रहे हैं इसीलिए हम इसमें कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि अगर इस तरीके का वातावरण होता है तो ऐसा ही होगा, ये चीज हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट. क्योंकि कौन से सोसाइटल सिम्टम्स कौन से हैं? वो सिम्टम्स हैं जो इंक्रीजिंग मर्डर केसेस हो रहे हैं, लिव इन पार्टनर्स के, फैमिली फ्यूड्स हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, ये सब क्या है? सिम्टम्स. ठीक है, फिर भी येट अ मेजॉरिटी, फिर भी इनमें से ज्यादातर केसेस जो हैं वो एक तरफ ही इशारा करते हैं कि हमारा जो इंडियन फैमिली सिस्टम है उसमें कुछ नेगेटिव आ चुका है, कुछ कमी है. ये हो गया थर्ड पॉइंट. और ज्यादातर स्टडीज बताती हैं कि दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो फैमिलीज को दी जाती है. ये हो गया फोर्थ पॉइंट. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है सी डी, सी ए सी बी सी डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट, सी डी ए बी. आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अभी तक हम इनकरेक्टली देख रहे थे, आज हमने जो एकदम करेक्ट जो स्पेलिंग है वो बताना है. वैक्यूम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, VACWM. वैक्यूम का मतलब होता है एक जगह जो बिल्कुल एम्प्टी हो, खाली हो, जहां पे कोई मैटर ना हो. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट.
मैन इज अ डैश एनिमल, मैन एक सामाजिक एनिमल है, यही बोला जाता है। स्टेटमेंट तो ये आती है मैन इज अ सोशल एनिमल, ही मस्ट हैव सोशल स्किल्स। अब ये सोशल स्किल्स से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे शायद पॉसिबिलिटी है सोशल एनिमल होने की, ठीक है। टू डील विद दोज अराउंड हिम, तो उसके पास में सोशल स्किल्स होने चाहिए कि आसपास के लोगों से वो डील कर सके। अनफॉर्चुनेटली दीज स्किल्स आर नॉट टॉट इन एनी इंस्टीट्यूट, बोल रहे हैं बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि ये जो स्किल्स हैं किसी भी संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती, चाहे ना ही स्कूल्स में सिखाई जाती है, कॉलेजेस कहीं नहीं सिखाई जाती। एज वन ग्रोज द नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस विद अदर्स ऑल्सो राइजेस। अब जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, बच्चा है छोटा सा, तो वो अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों के आसपास में, इन्हीं की विसिनिटी में रहता है। स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, उनके संपर्क में आता है, ठीक है। इसके बाद में और बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, दूर जाता है, कहीं रेंट पे रह रहा है तो उन लोगों के संपर्क में आ रहा है, जॉब कर रहा है तो और ज्यादा लोगों के संपर्क में आ रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्शन बढ़ता है। दिस बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ लेड सम ग्रीक फिलोसोफर्स टू postulate that man is a gregarious animal। बोल रहे हैं ये जो बेसिक ट्रूथ है इंसान की जिंदगी का, इसकी ही वजह से कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स ने ये कहा है, क्या कहा है कि इंसान जो है वो ग्रेगेरियस यानी कि झुंड में रहने वाला एक एनिमल है, जानवर है। वन नीड्स कंपनी, इंसान को कंपनी चाहिए, किसी ना किसी का आसपास में कोई ना कोई होना चाहिए। द इनिशियल कंपनी इज द पेरेंट्स, शुरुआती दौर में जो हमारी कंपनी होती है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। देन द फैमिली, फिर उसके बाद में बाकी परिवार। एंड देन द सर्कल ऑफ फैमिली कनेक्ट्स, उसके बाद में परिवार एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। एंड सो इट गोज ऑन, कैसे कनेक्ट होते हैं, शादी होती है लोगों की, फिर वो दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। ईच इंडिविजुअल हैज हिज डैश, हर एक व्यक्ति का अपना कुछ ओपिनियन हो सकता है, नजरिया हो सकता है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, नीड्स हो सकती हैं। समवन नीड्स कंपनी अ लिटिल मोर देन अदर्स, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा कंपनी चाहिए, कुछ लोगों को बिल्कुल भी अकेला रहना पसंद नहीं होता, वो बड़े मिलनसार स्वभाव के होते हैं, सबसे दोस्ती करते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़े कंजर्व नेचर के होते हैं कि गिने चुने फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो हर एक का बिहेवियर अलग है, नेचर अलग है। सम आर लिटिल फ्रेंडलियर, कुछ लोग ज्यादा मिलनसार होते हैं। सम आर लिटिल मोर ग्रेगेरियस देन अदर्स, कुछ दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा झुंड में रहना पसंद करते हैं, मतलब कि उनको ज्यादा बड़ी भीड़ वाला झुंड चाहिए। द लिस्ट इज लॉन्ग एंड देयर एट्रीब्यूट्स डिफाइन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन। अब ये जो लिस्ट है कि किसी को कैसा चाहिए, किसी को कैसा चाहिए, वो बहुत लंबी है, ठीक है। और यही चीजें हैं जो कि बेसिकली किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। There is dash of experience and evidence to suggest that the process of defining personality begins with the collection and selection of DNA traits of the father and mother। बोल रहे हैं कि बहुत सारे there is bunch of experience या many experiences, मतलब वो experience के बारे में बता रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बता रहा है। एंड एविडेंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस और एविडेंसेस मौजूद हैं जो बताते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो उनकी शुरुआत होती है कलेक्ट करने से और सिलेक्ट करने से, डीएनए, माँ और पिता के डीएनए ट्रेट्स को सिलेक्ट और कलेक्ट करने से, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। अब ये जो डीएनए को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, ये बड़ा ही एक जटिल तरीका है। कैसे and how the selection of the DNA takes place is still to be fully understood। और किस तरीके से डीएनए को सिलेक्ट किया जाता है वो अभी भी पूरी तरीके से समझना बाकी है। As the child grows, the process of socialization rolls on। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सोशलाइज करने का यानी कि लोगों से और ज्यादा घुलने मिलने का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। The first language of the child converses in dash popularly referred to as the mother tongue। बोल रहे हैं जो पहली भाषा जिसमें बच्चा अपने शब्द बोलता है उसको बेसिकली उसकी मदर टंग बोला जाता है। द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द एबिलिटी ऑफ द फ्रेज, एबिलिटी टू फ्रेज सेंटेंसेस आर ऑल्सो लर्न फ्रॉम द कंटेक्स्ट। बोल रहे हैं फिर उसी के जरिए हम, उसी मातृभाषा के जरिए ही हम जो चॉइस है वर्ड्स की, जो एबिलिटी है, जिस तरीके से हम अपने शब्दों को जोड़ेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वो सीखते हैं। आर ऑल्सो लर्न फ्रॉम द कंटेक्स्ट बट इन मैनी केसेस दिस कैन नेवर बी फुल्ली एक्सप्लेन्ड। लेकिन ज्यादातर केसेस में कि बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरीके से वो शब्दों का चयन कर रहा है, वो पूरी तरीके से समझना पॉसिबल नहीं है।
मैन इज अ डैश एनिमल। तो सेंटेंस में, पैसेज में हमने कई जगह पे ग्रेगेरियस वर्ड का इस्तेमाल देखा, जिसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक जानवर। ठीक है। टॉर्चरस मतलब पेचीदा, कॉशियस मतलब सतर्क, ग्रेगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला, सामाजिक, और एनवियस मतलब ईर्ष्या करने वाला। तो कैसा है? सामाजिक है, ग्रेगेरियस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Each individual has his dash. Someone needs company a little more than others. Each individual has his attachment मतलब बंधन, fraudulent मतलब धोखाधड़ी, enormous मतलब विशाल, और temperament मतलब स्वभाव। हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। ऑप्शन डी टेम्परामेंट इज करेक्ट। There is dash of experience. कैसा है? प्लेंटी मतलब प्रचुरता मात्रा में, बहुत मात्रा में। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इनकंसिस्टेंट है, अनसर्टेन है। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब किसी चीज का विश्वसनीयता कितनी है। और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता। तो यहाँ पे प्लेंटी, भरपूर मात्रा में एक्सपीरियंस या एविडेंस मौजूद है की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए प्लेंटी इज करेक्ट। द फर्स्ट लैंग्वेज द चाइल्ड कन्वर्सेस इन इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द मदर टंग। लैंग्वेज एक भाषा की बात करें, फर्स्ट लैंग्वेज एक भाषा, तो आर और वर नहीं होगा, प्लूरल नहीं आएगा। वॉज पास्ट में है, इज आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात है, जनरल फॉर्म बताया जा रहा है, जनरल स्टेटमेंट है। सो इज यूज्ड। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक पैसेज को, हर एक एडिटोरियल को आपने पहले पीडीएफ जाके डाउनलोड करके खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आके समझना है। जिन बच्चों ने खुद से अटेम्प्ट करा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या स्कोर अचीव करा है। हर दिन के एडिटोरियल को आप एक मॉक टेस्ट लेके चलो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है। जब तक खुद नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ओके। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग चेक करने का यहाँ पे पर्पस नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने का पर्पस है। ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।